अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं ह्यूज़ एपिसोड 2+1 और मैं हूं फैसल अहमद। ह्यूज़ एक ऐसी एजुकेशनल सीरीज़ है जिसमें आप उन लोगों को देखते हो, उन लोगों को सुनते हो जिनके बारे में कुछ भी कहना या उनके बारे में कुछ भी बोलना दरिया को कूज़े में बंद करने के बराबर है। ये लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, जो लोग दूसरे हैं या जो आने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनका काम ऐसा है कि इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। मेरी कोशिश ये है कि इन लोगों को किसी तरीके के साथ अपने साथ बिठा लूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। जो यंग जनरेशन है उनको किसी तरह से वो चीज़ें बताई जाएं जो कि अब आके वो लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। वो भला फोटोग्राफी हो या कोई आर्ट की फील्ड है या कोई डिज़ाइन की फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, इनको वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरी कोशिश ये है कि उन सब लोगों को या जो आ रहे हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए एक मैं अपनी तरफ से या आपके आसानी के लिए उनको मैं 3 वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करता हूँ। वो है इंस्पायरिंग, क्रिएटिव एंड विजनरी। ये लोग भला के विजनरी लोग हैं। ये अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ अगर मैं चाहूँ सीखना या आप लोग सीखना चाहें तो कम है। और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो आज एक नहीं 2 मेहमान हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये लोग खुद ही बताएंगे। जनाब रिजवान साहब और इसरार साहब, सर कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआ है। सर किस तरह आजकल क्या चल रहा है? पहले तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए रिजवान भाई। वैसे तो जो हमारे यहाँ की लोकल फॉलोअर्स हैं या जो लोग हमें जानते हैं, उनसे कोई चीज़ ऐसी हमारे बारे में कुछ छुपी भी नहीं है। बस ये है कि फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की थी। आई गेस मैं इसरार भी इस बात से एग्री करेगा। हमेशा से शौक़ रहा है, एक पैशन रहा है, और अब भी पैशन ही है, अब भी शौक़ ही है। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी को अगर आप पैशन और शौक़ के साथ साथ लेके चलें तो आपको बहुत फ़ायदा भी देता है और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आती है और आपको आगे भी लेके चलती है। एंड इफ़ इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी तो वो कहीं ना कहीं जाके एक स्टॉप पे आके आप रुक जाते हैं, उसमें क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आपको इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है ऑलमोस्ट। काफ़ी लोग जानते भी हैं, काफ़ी लोग जो नहीं जानते। आई एम इसरार शाह। और जिस तरह रिजवान ने बोला कि फ़ोटोग्राफ़ी हमने एज अ हॉबी स्टार्ट की, और वो हॉबी इतनी भारी पड़ गई कि उसको हमें प्रोफेशन बनाना पड़ गया। तो बहुत मज़ेदार फील्ड है, अच्छी फील्ड है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस तक आने के लिए भी आपको बहुत लंबा फेज़ होता है जो आपको पार करना पड़ता है। और इट्स कंटिन्यूस लर्निंग। जो आर्ट से रिलेटेड फील्ड्स होती है ना, उनमें लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं ख़त्म होती। आप बुढ़े हो जाओगे लेकिन आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। जैसे मिसाल आप इससे ले लो कि वो फोटोग्राफर्स जो हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे लिए डिजिटल आ गया, तो हम तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। हमें बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज वो नहीं पता जो उस वक्त के फ़ोटोग्राफर्स जो रील पे करते थे, जिनका तस्वीर खींची, फिर वो डेवलप होने गई, एक लंबा प्रोसेस, उसके बाद उनको पता चलता था उन्होंने क्या खींचा है। तो क्योंकि वो लिमिट होता था, एक 30 तस्वीरें हैं, उससे पहले तो 10-12 का रोल होता था, तो उनको पता होता कि मैंने 10 ही तस्वीरों में कुछ निकालना है। जब आपको लिमिट किया जाता है ना इस तरह कि आपने 5 ही तस्वीरों में बेस्ट निकालने हैं, तो आप उसके लिए होमवर्क भी वैसे ही करते हो, एफर्ट्स भी वैसे ही करते हो, अपनी नॉलेज भी वही होती है आपकी। अभी के हम जो हैं, हम आ रहे हैं ऐसे फोटोग्राफर, हम तो बोलते हैं यार एक शॉट लिया, नहीं यार सही नहीं आया, अगला लिया। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम टेक्निकल नॉलेज हम लैग करते हैं बहुत सारे, जितने भी हम यंग वाले, जितने भी जनरेशन हम आ रहे हैं, क्योंकि हमें डिजिटली सब कुछ नज़र आ रहा है कि भाई ये, तो वो लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो कम हो गया है, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है अब। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम सेविंग हो जाती है आपकी वहाँ से, तो आप अपने क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल शूट्स बहुत सारे करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंटल शूट्स करते हो तो आप नए आइडियाज़ के साथ आते हो।
सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस मेरे हिसाब से, और कोई भी एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, महीना में फोटोग्राफर नहीं बन जाता। और द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग इज द मोमेंट यू नो नथिंग। ठीक है, वो आपको फुल स्टॉप आ गया। तो ये है एक सिलसिला है फोटोग्राफी का। हम प्रोफेशनली मैं शायद अभी भी उतना काम नहीं कर रहा, लेकिन जितना मैं एज अ हॉबी काम कर रहा होता हूँ। फिर रिजवान की बात को मैं पूरा सेकंड करता हूँ कि जहाँ आपका मोटिव ये हो जाए ना कि मैंने पैसे कमाने से, तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये बात। ठीक है, मज़े की बात ये जहाँ हमारा रिजवान भाई की बात की जाए, इसरार भाई की बात की जाए, तो रिजवान भाई की जो बेसिक एजुकेशन है, जिन्होंने मास्टर्स किया आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, ठीक है, और हमारे इसरार भाई का जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर है। तो ये दो एक जो बिल्कुल ही एजुकेशन से हट के एक हॉबी को स्टार्ट करना, ये एक्सपीरियंस कैसा है? एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी, मैं तो खुद आर्टिस्ट नहीं कहलाता खैर, क्योंकि मैं तो बहुत लैक करता हूँ चीज़ों में, कि उसकी लाइफ ऐसी होती है, ऊपर नीचे, वो कभी स्ट्रेट यूँ नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने मैट्रिक किया मैंने कंप्यूटर साइंस में, इंटर मैंने किया प्री इंजीनियरिंग में। ये काट दे। जो आर्टिस्ट का जो होता है ना, वो ग्राफ काफ़ी ऊपर नीचे होता है। जैसे मैंने मैट्रिक किया कंप्यूटर साइंस में, इंटर मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया बड़ी मुश्किलों से। उसके बाद बैचलर्स मैंने मार्केटिंग में किया, BBA किया, और मास्टर्स मैंने HR में किया। उसके बाद अब कर जो मैं रहा हूँ बेसिकली बैठा हुआ कुछ और कर रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है। एक अलग देखिए, फोटोग्राफर जब आप बनते हो ना, एक चीज़ आपको, जब आप स्पेशली जब लैंडस्केप्स कर रहे होते हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफर जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या जो मेरे भाई जितने भी हैं, आप नेचर से ऐसा प्यार हो जाता है ना आपको एक तो अल्लाह की आपको वो फीलिंग पता चल जाता है कि अल्लाह ने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, जिसको हम वैसे कोई भी नोट नहीं करता है। जब तक आप, मैं ये वो करता हूँ कि जब तक आप फोटोग्राफर नहीं बनते हो ना, आप उसको उस तरह देख ही नहीं सकते हो, और देखते भी नहीं है। जब तक मैं फोटोग्राफर नहीं था तब तक नहीं पता था यार सनसेट सनराइज़ की खूबसूरती क्या होती है, ये नहीं पता था यार सितारे जब ऐसे आसमान में अच्छे, लेकिन जब उसको हम शूट करते हैं कितना खूबसूरती है। मिल्की वे, उसको जब आप देखते हो अल्लाह की कुदरत है, वो एक दूसरी डायमेंशन है। वो तो आपको वहाँ से जो आपको नेचर से प्यार होने लग जाता है, दुनिया से प्यार होने लगता है आपको, अल्लाह की वो आपको पता चल जाता है कि यार अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया इस दुनिया को, इस कायनात को। तो अगेन फिर आर्टिस्ट बहुत सारा तरह के आते हैं। कोई स्केच करता है, कोई इसको विजुलाइज करता है, उसको अपने तरीके से दिखाना चाह रहा होता है दुनिया को, और नॉर्मल जो फोटोग्राफर होगा वो चाह रहा होगा कि यार जो सीन रियल है मैं वही दिखाऊं। तो इसमें भी फिर बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे फोटोग्राफी की भी बहुत सारे फेजेस हैं। कुछ डिजिटल आर्टिस्ट होते हैं जो उसमें डिजिटल ब्लेंडिंग करते हैं। कोई बुरी, लोग इसको बड़ा बुरा कहते हैं कि यार फोटोशॉप वाला है। मैं इसको बुरा नहीं कहता, क्योंकि वो एक चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं, वो दिखाना शायद वो उस वक्त उनको नहीं मिल रहा, तो वो डाल देते हैं उसके अंदर। वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही है ना, वो आर्टिस्ट ही है जो उसके पीछे बोल रहा है। और स्पेशली वो फोटोग्राफर जो भले फोटोशॉप करते हैं, लेकिन उनकी जो एफर्ट होती है ना, उस तस्वीर को खींच के एक जगह पर, फॉर सपोज पूरी रात बंदा जागा हुआ और वो कीटू की तस्वीर ले रहा है और उसमें कुछ फोटोशॉप करके डाल रहा है, कोई बात नहीं यार, वो बैठा तो उसने वहाँ पहुँचा तो उसने खींची तो ठीक है, उसने एफर्ट तो किया है ना, उस एफर्ट को तो कम से कम वो करे। तो बहुत मज़ेदार फील्ड है। एक्सपीरियंस आपको जब आप ऐसा हॉबी कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने को मिलती है, आप अपने हिसाब से कर रहे होते हो। बट जब प्रोफेशनली करते हो ना, तो आप अपने को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो मजबूरन। बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसका मसला ये आता है कि हमारे पास जो एक आपने अभी बात करी, आप दोनों एज एन हॉबी फोटोग्राफर, अगर मैं सही मानूँ उसको कहूँ, ठीक है, जब कमर्शियलिज्म का फैक्टर आता है तो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। एक तो टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास आ जाता है, सबसे बड़ी बात ये। फिर आपका बजट, जितना भी बजट हो, आपको उस रहते हुए काम करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ ये, आप बहुत सारे मामलों में जैसे एज ए क्लाइंट की इनपुट आ जाती है, तो क्लाइंट के इनपुट के बाद आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी। और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आप लोगों ने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, जो आपको क्रिएटिव फ्रीडम बहुत कम देते हैं।
वो कहते हैं नहीं जी, जो हमारा है वो अब हमारा है, बराए मेहरबानी उसको उसी तरह से करें। नहीं अच्छा इसी की वजह से कि क्रिएटिविटी आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आजकल जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, जितने लड़के, आप सोशल मीडिया पर हज़ार बंदे के पास DSLR मौजूद है, क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें फैसल भाई, इशू डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के लिए आप काम कर रहे होते हैं। देखिए क्रिएटिविटी हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, और मैं ये समझता हूँ कि हर फोटोग्राफी की पहचान जो है उसकी अपनी एक पर्सनल स्पेसिफिक कैटेगरी के थ्रू ही होती है, जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि देखें हर फोटोग्राफर का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, एक स्पेसिफिक स्टाइल है जिससे वो रिकग्नाइज हो जाता है। और 4 तस्वीरों में से आप स्पेसिफिकली उठा के बता देंगे कि ये तस्वीर इसरार की है या ये XYZ फोटोग्राफर की है। एक और चीज़ मैं इसमें साथ साथ ऐड करूँगा, सिंस हम टारगेट अपकमिंग टैलेंट्स को कर रहे हैं और न्यू जनरेशन को कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी फोटोग्राफर को फॉलो करना या उससे इंस्पायर होना या उसको कॉपी करना एक क्राइम है। इट्स नॉट अ क्राइम। इसी तरह दुनिया चलती हुई आ रही है और इसी तरह लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आते हैं। क्राइम ये होता है कि यू बी एग्जैक्ट सेम रेप्लिका। अगर इसरार ने एक तस्वीर बनाई तो आपने एग्जैक्टली वो तस्वीर बनाई, दैट इज़ अ क्राइम मेरी नज़र में। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करें। मेरा ये कहना है कि यू हैव अ रेसिपी। अगर इसरार ने एक रेसिपी क्रिएट की है, एक चीज़ कुक की है, उसको मज़ेदार से बनाया है, इसको फ्लेवर दिया है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और उसको एक मज़ेदार एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चीज़ मिल रही है। तो इफ़ यू मेक द सेम थिंग तो वो आप उससे आप रिकग्नाइज नहीं होंगे। ओके, टेक्निक सीख जाओगे, लेकिन वो ठीक है, आप इट्स अ रेप्लिका। मेरा ये मानना है कि फॉर द न्यू जनरेशंस विच आर कमिंग अप और जो आते रहेंगे, यू शुड हैव द रेसिपी, बट इसमें आप अपना कुछ एसेंस भी डालें, अपनी कुछ क्रिएटिविटी डालें जिससे आपकी पहचान हो। किसी को फॉलो करना, हमारे भी सीनियर्स हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, फॉलो करते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। और जहाँ जिस फॉरम में हम जाते हैं, जैसे मैं बहुत सारी जगहों पे फोटोग्राफी सिखाता भी हूँ, तो मैं सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ और सबको बताता हूँ कि देखें मेरे ये सीनियर्स हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आई यूज्ड टू फॉलो देम। बट फॉलो करना कोई मसला नहीं है, बट अनटिल एंड अनलेस यू ऐड ऑन योर ओन रेसिपी या आप अपना कुछ स्पेसिफिक टच, आप अपने कुछ स्पेसिफिक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। और रही बात जो आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, देखें कैटेगरीज हैं बहुत सारी। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, TVCs या इस तरह की, तो इसमें देखें 2-3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। अगर आप बिल बोर्ड्स, जैसे अभी फ़िलहाल तो बिल बोर्ड्स वगैरह की आपने देखा होगा कि कराची में बिल बोर्ड्स ख़त्म हो चुके, वरना बिल बोर्ड्स वगैरह की आप फोटोग्राफी करते होते तो एक तो आप डायरेक्टर के साथ शूट कर रहे होते हैं, उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका टाइम और आपको कैलिब्रेट करना पड़ता था डायरेक्टर के साथ, लाइट्समैन के साथ। आपको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सारी चीज़ें शूट करनी है एंड यू हैव टू बी डॉट ऑन द मार्क। और एक फिर दूसरी जो कटआउट इमेजेस होती हैं, उसमें क्या होता है कि दे शुड बी क्वालिटी, बट उसमें फिर अगर आसपास में कचरा पड़ा हुआ है, ट्रैश पड़ा हुआ है, ये वो सारी चीज़ें कटआउट हो जाती है। तो डिपेंड करता है क्रिएटिविटी, आप कौन सा काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट क्रिएटिविटी एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी मैटर करती है, बिकॉज जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी लोग आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। आपके बारे में क्या ख्याल है क्रिएटिविटी का? देखो रिजवान ने बड़े अच्छी तरह सम अप कर दिया इसको कि क्रिएटिविटी की वजह से ही आपकी एक पहचान बनती है। अगर आपने स्टैंड आउट करना है 100 लोगों में, तो आप क्रिएटिव हो गए तो स्टैंड आउट करोगे, वरना 100 लोग एक जैसे दिखते हैं, ऊपर से सबके सर पे वाले सब एक जैसे दिखते हैं, अनटिल अनलेस कोई गंजा नहीं है। तो बात आती है हमारे यहाँ कमर्शियली काम करना, ऐसे नहीं कि क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, बट बहुत कम है। मसला ये कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैच्योर होने में टाइम लगता है। एक तो ठीक है, हम लोग उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुँच पाते जहाँ से लोग ऑलरेडी गोरा गुजर चुका होता है। हम लोग अभी भी एजुकेट कर रहे हैं। हाँ, तो गोरे का एक मेरी दोस्त जो बाहर से फिल्मिंग पढ़ के आए थे, DOP हैं, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर उनको असाइनमेंट, उनको एक सीन दिखाया जाता था और उसको बोला जाता था कि रिक्रिएट।
इस सीन को रिक्रिएट करो, ताकि आप रखो उसी तरह की चीज़ें, पर उसको रिक्रिएट करो कि इसको क्या चेंज कर सकते हो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पता चलेगी ना। जिस तरह रिजवान ने बोला कि आप पूरा ना छापो, आप करो, उसको फॉलो करो, टेक्निक्स उसकी करो, बट अपने एसेंस के अंदर डालो, ताकि कुछ आप डिफरेंट करने लगो, ताकि आपको लोग पहचानने लगे। तो कमर्शियल इस तरह रिजवान ने बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जो स्पेशली कमर्शियल टीवी सीरीज़ के लिए अगर कर रहे हो, बड़ा स्पेसिफिक टाइम होता है, मिलता है आपको, इसी में आपने शूट करना है, फिर वो शूट के लिए भी आपको वेट करते हैं कि आपका कब वो फ्री हो रहा है, और वहाँ पे तो क्रिएटिविटी ज़्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप कटआउट्स पे चल रहे होते हैं, या जो आपका सेट लगा है उसी भी खिंच रहा है। तो क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो खुद बहुत टाइम चाहता है। जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे शूट के लिए, आप अच्छा शूट निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। क्रिएटिविटी तो ला ही नहीं सकते ना। क्रिएटिविटी ऐसे तो नहीं है कि ये क्रिएटिविटी हो गई फ़ौरन गया खींच लिया क्रिएटिव हो गया, उसके लिए सोचने थॉट प्रोसेस होता है। तो मैटर तो देखो, क्रिएटिविटी के बगैर तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्रिएटिविटी आती है तो चीज़ मकबूलियत मिलती है उसको, क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वो कोई बस देखेगा एंड उसके बाद वो कल को भूल भी चुका होगा। क्योंकि वो आजकल के जो टाइम में सैचुरेशन इतनी हो चुकी है कि वो हर बंदा एक ही काम कर रहा है, जैसे फोटोग्राफी है वो हर कोई कर रहा है। बिल्कुल वो आप स्टैंड आउट उसी बात पे करोगे जब अगर आप क्रिएटिव हो। बिल्कुल इसमें, क्योंकि हम अगर आप मतलब बाकी को छोड़, आप खुद ही अपने आप को देखें ना, जब हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, कोई चीज़ ऐसी आती है जो हम भी सोचते हैं, बोलते हैं यार वाह क्या काम किया है। तो वहाँ पर उस हम क्वालिटी को नहीं बोल रहे होते या तस्वीर को नहीं बोल रहे होते, क्योंकि वो तस्वीर अब मैंने देख ली एक दफ़ा, तो मैं तस्वीर वैसी तस्वीर मैं भी खींच सकता हूँ अब। हाँ। लेकिन उसने पहले खींच ली, क्योंकि मतलब उसका क्रिएटिव आइडिया उसका था, वो क्रिएटिव आइडिया था कि जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं ये तस्वीर अब खींच सकता हूँ। तो वो क्रिएटिव आइडिया आना, वो क्रिएटिविटी होना, तभी उस बंदे को कोई भी बंदा दूसरा कॉपी कर रहा होता है, क्योंकि वो क्रिएटिव आइडिया अपना लेकर आया होता है। तो अगेन क्रिएटिव आइडिया जब आता है तो एक्सपेरिमेंटल शूट्स होती हैं। एक्सपेरिमेंटल शूट्स का मतलब बहुत सारी भंडे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जाए। तो और जब कमर्शियली आते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा लगा होता है, तो कोई भी क्लाइंट होता है या कोई भी एजेंसी, तो वो रिस्क फैक्टर बहुत कम रखती है, बहुत कम रखती है, क्योंकि मनी इन्वॉल्व होता है। जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है तो इसीलिए ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट वही निकल रही थी जो आपने यूजुअली अपने एज अ पैशन फ्री की होगी ना, अपना पैसा लगाकर या अपना टाइम देकर, वो ज़्यादा बेहतर होगी बजाय जो आपने वैसे काम किया होगा, पेड काम। तो जहाँ पर पेड वर्क आता है वहाँ पर क्रिएटिविटी इसलिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो कि यार कमिटमेंट है मेरी, मैंने चीज़ डिलीवर करनी है, जल्दी डिलीवर करनी है, पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरा नाम ख़राब हो, कल को काम ही ना मिल रहा हो। तो फियर फैक्टर आपके पास बस वो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक देता है। और इसीलिए जो आज से कई साल, मतलब 2-3 साल पहले से मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि आप जितने हमारे हजरात वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं ना, इट्स इजी मनी, ठीक है। अब थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया, अब बढ़ता है बहुत ज़्यादा वेडिंग में। वो क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है वेडिंग में? क्योंकि इजी मनी है, हर कोई वहाँ अप्रोच कर रहा है। अच्छा ये बताएं, विजुअल स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है? विजुअल स्टाइल एज इन आपका अपना विजुअल स्टाइल है, मतलब जैसे अभी बात हो रही थी कि मैं तस्वीर देखूँ, आपकी जितनी तस्वीरें हैं, जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ या रिजवान भाई को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे फोटोग्राफर्स को, 10 फोटोग्राफर्स हों, उसमें से एक फोटोग्राफी या एक तस्वीर ऐसी होगी कि मैं देख के बात पहचान सकता हूँ कि हाँ यार ये इसरार भाई का काम है या रिजवान भाई का काम है। वो जो एक विजुअल स्टाइल है वो कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के वक्त में, क्योंकि हर कोई कॉपी मारता है। देखो मेरे ख्याल से वो भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी स्पेसिफिक फील्ड की है, स्पेसिफिक फील्ड पे ही आप करते हो, तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप वहाँ पे स्टैंड आउट होना चाहते हो उन लोगों में। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी जनरल है ना, अगर आप सब कवर कर रहे हो, तो ये चीज़ फिर अगेन वही बात आती है कि आपका क्रिएटिव माइंड कितना चल रहा है, कि आपकी तस्वीर का अगर कोई स्टाइल नहीं भी है तो आपको स्टैंड आउट करवाए, उस तस्वीर आपकी खूबसूरत लगने लगे, विजुअल जो विजुअलाइज कर रहा है उसको जो देख रहा है। तो विजुअल स्टाइल आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, बट उसका फैक्टर अगर आप देखें, अगर आप कमर्शियली बात करना चाह रहे हैं तो शायद वो ज़्यादा कोई चेंज नहीं लाता किसी के परसेप्शन में कि विजुअल स्टाइल का। लेकिन अगर आप वैसे क्रिएटिविटी के हिसाब से देखते हैं और एक बंदे की
कि वो बंदा नोन है उस चीज़ से और वो उसकी हाइप से देख रहे हैं, तो फिर वो बहुत मैटर करता है कि विजुअल से। लेकिन अगर कमर्शियली देखें तो कमर्शियली तो इतना वो फर्क नहीं पड़ता उसमें, मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है। मेरा थोड़ा सा इस बात पे शायद एक डिफरेंट रिव्यू है। देखें, डिपेंड करता है आपका फ्रेम की जो आप बात कर रहे हैं या आपका जो फोटोग्राफी का स्टाइल है। देखें, जैसे इसरार ने कहा कि अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हैं तो यू वर्क अकॉर्डिंग टू अ बुक। आपके पास स्टोरी बोर्ड होता है या आपके पास क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसमें फिर आप अपने सब्जेक्ट को, लेट्स सपोज अगर ह्यूमन सब्जेक्ट है तो आप उनके अंदर एक्सप्रेशंस किस तरह से लाते हैं, वो एक अलग प्रोफेशन। यू हैव टू बी अ वेरी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फोटोग्राफर कि आप अपने ह्यूमन सब्जेक्ट्स के अंदर से वो एक्सप्रेशंस किस तरह से निकालते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर वो नॉन लिविंग आइटम है, मसलन डेड चीज़ें हैं, लैंडस्केप्स हैं या कोई प्रोडक्ट है, उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जो है वहाँ के रुक जाती है। इससे कि आपके पास एक स्पेसिफिक एक टारगेट होता है जिसको आपने पूरा करना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल स्टाइल, मेरा ये मानना है और मैं अक्सर और बेशतर जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, जो जानते हैं, जो सवाल करते हैं या जो कहीं मिलते हैं तो कभी पूछ लेते हैं, तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो कैमरे से नहीं की जाती, दिल से की जाती है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्दर्न एरिया बहुत दफ़ा जाते हैं, सिंध जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे मेरे लिए स्पेशली लैंडस्केप्स, नाइटस्केप्स, पोर्ट्रेट्स बड़े मेरे दिल के बिल्कुल करीब हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स, स्पेशली इन किड्स। तो अगर लेट्स सपोज आप किसी बच्चे की तस्वीर ले रहे हैं और आपको उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, देखें हर बच्चा अंदर कोई चीज़, हर बच्चे के अंदर कोई चीज़ एक छुपी हुई होती है। कोई गमगीन होता है, कोई खुश होता है, कोई सोच में होता है, कोई डरा हुआ होता है। तो वो चीज़ आपको नज़र आती है, और जब नज़र आती है जब आप उसको फील कर सकते हैं। सो मेरा ये कहना है कि अनटिल एंड अनलेस यू फील द सब्जेक्ट दैट यू आर शूटिंग, आपके फाइनल कैनवस पे वो चीज़ जब तक नज़र नहीं आएगी जब तक आप फील नहीं करते। आप देखें, आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, आपको स्नोफॉल नज़र आती है, स्नो कैप माउंटेन्स नज़र आते हैं। अगर आप उस कोल्ड टेम्परेचर को फील करते हैं तो दैट इज़ एबल दैट वो आप उसको अपने कैनवस पे फाइनली प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउड्स बिल्कुल सर के करीब नज़र आ रहे हैं तो व्हेन यू फील देम क्लोज टू यू, तो वो आपके फ्रेम में भी क्लोज आते हैं। सारी बात है फीलिंग की। यू शूट इट फ्रॉम द हार्ट, वो आपके कैमरे में या आपके प्रिंट पे नज़र आएगा। और एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका व्यूअर जो भी आपकी पिक्चर्स को व्यू कर रहा होता है या आपका फॉलोअर जब आपकी पिक्चर को व्यू करता है, और अब मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे की तस्वीर बनाई जिसके अंदर वो एक सवाल या निशान है उसके चेहरे पे कि मेरा कल क्या होगा, मैं क्या ज़िंदगी भर इस तरह मजदूरी करता रहूँगा, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। तो अगर वो उस पिक्चर को देखकर उसकी बेबसी को महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ द डे यू बिकम सक्सेसफुल। हाँ, जब आप अचीव कर सकते हैं, अगर आपने कैप्चर कर लिया सही मायने में, और वो अगर आपकी पिक्चर को देख के बस हाँ अच्छा सा क्यूट सा किड है और उसको नेक्स्ट कर देता है, तो आई गेस वहाँ पे कुछ शायद आपकी पिक्चर लेते हुए और उस सब्जेक्ट के दरमियान जो फीलिंग होती है शायद उसमें कुछ कमी थी। क्रिटिसिज्म जो है वो फेस किस तरह किया जाए? क्योंकि आजकल के लोग, लड़के जितने हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको अगर कोई बात बोल दी जाए कि भाई आपने जो ये लिया है उसको इस तरह बेहतर करें, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जाए, वो उनको हजम नहीं होती है। वो समझते हैं सबसे बड़े इंसान आप ही हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते, इवन मैं भी उसमें से आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तब बर्दाश्त करता हूँ कि जो सामने बंदा क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको भी चीज़ें पता हैं, लेवल हो, ठीक है, वो ऑलरेडी फोटोग्राफी के उस लेवल पे हो कि वो क्रिटिसाइज़ करे, तो मैं सुनता भी हूँ, मैं समझता भी हूँ। अब जब ऐसा बंदा कि जिसको नहीं पता चीज़ें और वो अगर क्रिटिसाइज़ करने लगे ना, तो बंदे को फिर बुरा लगता है उस वक्त, ठीक है। हमारी यंग जनरेशन, हम भी यंग ही हैं यार, मतलब हम कौन से बुढ़े हो गए इस फील्ड में, हम भी यंग ही है एक तरह से। हम लोग वो जो फेस है वो तो हाँ,
अभी मतलब इवन ऐसा होता है कि यार मोबाइल से बहुत ही ऑकवर्ड तस्वीर ली हुई, उस पर भी अगर आप कोई कमेंट करते हो तो वो भी उनको बुरा लग जाता है। हाँ, उस जगह पर आप आते हो तो वो तो हमारे अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला है कि हम किसी के क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं करते। सिर्फ फोटोग्राफी की बात नहीं है, कोई भी फील्ड हो तो वो क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त नहीं करते। कोई अच्छी बात भी बताएगा, बोलेगा यार पागल वागल है, ये इसको लगता है सब आता है, मतलब हमें सब आता है। तो मैंने वही बोला ना कि द डे आपको लगे कि आपको सब आता है, उस दिन आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। क्रिटिसिज्म बंदा तब लेता है, एक्सेप्ट करता है उसको, जब वो कुछ सीखना चाह रहा है और उसकी लर्निंग प्रोसेस हमेशा ऑन हो माइंड में, तो वो क्रिटिसिज्म को बोलता है यार मोस्ट वेलकम। बहुत से ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि क्रिटिसाइज़ करें या क्रिटिसिज्म वेलकम, लेकिन जब आप क्रिटिसाइज़ करते हो तो वो बुरा भी मान जाते हैं। तो वो इनफरादी तौर पे बंदे का मेंटालिटी होती है। बहुत से लोग होते हैं यार जो स्पेसिफिकली अच्छी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी, इवन मुझसे भी अच्छी, बट वो फिर भी मुझसे रिव्यू मांग रहे होते हैं यार ये कैसी अच्छी है शॉट, मतलब मैं उनको बोलता यार इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं भी मुझे नज़र नहीं आती। बट अगेन वो पूछते भी हैं, और अगर कोई चीज़ उनको बता भी दो ऐसा हो सकता है तो वो उस चीज़ को बुरा भी नहीं मानते, ठीक है। हालांकि वो बड़े अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं वो, और कहीं आपको एक ऐसा लॉट भी मिलता है कि जो फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और अगर आप उनको हल्का सा भी कुछ बोल दो ना बस, तो वो वहाँ से बोलते हैं अच्छा तुम अपने आप को कुछ समझते हो, और यार वो तो ये बहुत सिर्फ फोटोग्राफी की बात नहीं है यार, ये हर फील्ड में है, ये तो आपको हर फील्ड में आएगा, नज़र आएगा। स्पेशली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में एक तो सब्र नहीं है लोगों में, हम में खुद सब्र नहीं है। जब सब्र नहीं होता तो आप में ठहराव नहीं आता तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती ना वो रहती हैं। और ये क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ना करने की वजह से ही आपकी क्रिएटिविटी मरती है, आपकी क्वालिटी मरती है बेसिकली। मेरी बहुत सारी तस्वीरों को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि उस क्रिटिसिज्म की वजह से मैंने बड़ा इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आया हूँ। मेरे अगले शॉट उसी से रिलेटेड अगर कोई अगला शॉट होता है तो यार एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बंदा सामने वाला क्रिटिसाइज़ करने वाला अगर कुछ फोटोग्राफी जानता है और अच्छी कर रहा है तो वो अगर आपको एक बात बता रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो जेलेसी में ही कोई चीज़ बता रहा है। मोस्ट ऑफली वो चाहता है कि यार अब इससे भी बेहतर करो, वो आप में कोई पोटेंशियल देखता है तभी वो आपको बताता है, वरना कोई पागल तो नहीं है ना कोई किसी को कोई क्यों बताए भाई, बट वो आप में पोटेंशियल देखता है कि यार आप कर सकते हो तो वो आपको इसीलिए क्रिटिसाइज़ करता है, चीज़ें बताता है। हमारे बहुत सारे सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, जब हम इवन एक्सपेरिमेंटल शूट भी मैंने एक रिसेंटली भी किया था तो उसमें उन्होंने आगे क्रिटिसाइज़ किया था कि यार ये चीज़। हालांकि जो चीज़ें वो बता रहे थे वो मुझे ऑलरेडी पता थी, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करना चाह रहा था उसके अंदर। तो फिर मैंने उनको बताया यार ये मैंने क्यों नहीं किया इस तरह, फिर वो चीज़ समझे कि हाँ। तो वो उस चीज़ को, क्योंकि जब बैठे होते सोशल मीडिया पर ना, आप कुछ टाइप करते हो, कोई मैसेज लिखते हो, तो आपको नहीं पता वो सामने वाला बंदा किस तरह उसको परसीव कर रहा है। वो अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से परसीव कर रहा है कि शायद ये मुझे टॉन्ट मार रहा है, शायद नहीं। हो सकता है यार कोई बंदा अच्छी बात वाकई में अच्छी बताना चाह रहा हो, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन ऐसे बने हुए होते हैं ना माइंड में पहले से ही लोगों की शख्सियात को रखते हुए कि ये शायद मुझे इस सेंस में बोल रहा है, ये शायद मुझे इस सेंस में बोल रहा है, हालांकि वो बंदा तो इस सेंस में बोल ही नहीं रहा होगा। तो क्रिटिसिज्म यार जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और इवन बहुत सारे आगे बढ़े हुए ऐसे लोग हैं कि जो क्रिटिसिज्म अभी भी सुनते हैं, कुछ भी नहीं बोलते वो रिटर्न में बोलते जो बोलना है बोलो, मैंने तो काम कर लिया। मैं ये कहूँगा कि क्रिटिसिज्म इज़ अ बैकबोन ऑफ योर सक्सेस। जब तक आपके अंदर क्रिटिसिज्म सुनने की स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसरार जिस तरह से कह रहा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये इशू है, तो मैं ये कहूँगा, मैं इसको ऑन अ वाइडर स्केल लेके जाऊँगा कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये इशू है। और हमारा ये इंटरव्यू काफ़ी अरसे से लाइन अप हो रहा था, हम उसको कर नहीं पा रहे थे। तो इन द गैप मैं ये बहुत दफ़ा सोचता रहा कि फैसल भाई कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे तो जहाँ पे मुझे क्या कहना है कि मैं वो कई चीज़ कहूँ जो आवाम सुनना चाहती है, या वो चीज़ कहूँ जो मेरे दिल में है। बिकॉज जनरली आई एम नोन एज अ ब्लंट पर्सन, और मेरी बहुत सारी चीज़ें और बातें कहीं भी लोगों को बुरी भी लगती हैं, और काफ़ी हद तक मैं अपने सर्कल में इसी वजह से बदनाम हूँ कि मैं साफ़ सुथरी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पे कह देता हूँ।
तो इस बारे में, स्पेसिफिक बारे में मैं दो चीज़ें कहूँगा। हमारे यहाँ दो इश्यूज़ हैं, देखिए दो कैटेगरीज हैं, जूनियर्स एंड सीनियर्स, दोनों में इश्यूज़ हैं। जूनियर्स में इशू ये है कि दे डोंट हैव द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक। सीनियर्स में ये इशू है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बिल्कुल। जब सीनियर्स इनसिक्योरिटी को भूल कर आगे बढ़ेंगे और इस बात की एक्सेप्टेंस अपने दिल में लेके आएंगे कि ठीक है, ये कल बच्चा मेरी उंगली पकड़ के चलता था, आज वो चलना सीख गया और आज वो मुझसे बेहतर दौड़ रहा है। तो सीनियर्स के अंदर इतना विल पावर और इतना बड़ा दिल होना चाहिए इनके अंदर, और इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने जूनियर के शोल्डर पे पैट करें और कहें कि बेटा शाबाश, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अनफॉर्चुनेटली आई कोट, मैं माजरत कर रहा हूँ अपने सीनियर्स से, हो सकता है ये बात बहुत सारे सीनियर्स को बुरी लगे, बट जो बात है सो है। इफ़ यू लाइक यू कैन कट दिस, वो आपकी मर्जी। फिक्र नहीं करो, ये मेरा वाला इंटरव्यू, कुछ नहीं कटेगा। सीधा सीधा जाएगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि इंसान के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, और अगर आपका, मेरा ये नज़रिया एज अ टीचर एज वेल, कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझसे सीखे हुए लोग कहीं अच्छे मकाम पे नज़र आते हैं, किसी जगह तरक्की करते हुए नज़र आते हैं, तो आई टेल देम कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और कल अगर वो मुझसे आगे बढ़कर कहीं जा रहे होंगे तो आई वुड बी, मैं अपना दिल खोल कर सबको ये प्राउडली कहूँगा कि ये बच्चा मेरा स्टूडेंट था और आज देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सीनियर्स से, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़, अगर आप इस इंडस्ट्री को और ब्लॉसम होना देखना चाहते हैं, और इसके अंदर ये जो जेलसी फैक्टर है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, ये सारी चीज़ें, आप इस इंडस्ट्री को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की, तो यू गाइज शुड अप्रिशिएट यंग टैलेंट। अगर वो अच्छा काम कर रहे तो यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू टेल देम कि नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इनको जगह देनी चाहिए इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ दो इश्यूज़ ऑलरेडी हैं, चाहे वो सियासी इशू हो या कोई भी फील्ड में आप उठा लें, तो ऐसा लगता है कि 30-40 साल से जो काम कर रहा है वो ही काम कर सकता है, बाकी दूसरे का कोई हक नहीं बनता। वो थक जाते हैं, वो आप यकीन करें, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, इवन मैं भी इस फील्ड में हूँ तो आई हैव स्ट्रगल्ड एज वेल। मैं कोई इतना बड़ा मेरा नाम नहीं है, और ना ही मैंने इतने सारे कमर्शियल्स किए या कोई इतने बड़े लेवल पे काम किया। ठीक है, जो भी मेरा काम है वो मैं जानता हूँ, और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं इतनी बड़ी बात करूँ, बट आई नो व्हाट पीपल गो थ्रू। धक्के खा रहे होते हैं। आजकल के जूनियर्स को सीनियर्स कैडी बना के, जैसे गोल्फर अपने साथ कैडी घुमाता है, कैडी घुमाते हैं, वो चाहते हैं कि कैडी बन के मेरे साथ घूमता रहे, और जिस दिन उसने अपना क्लब पकड़ना शुरू किया तो उस दिन मैं इसको लात मार के साइड पे कर दूंगा कि हाउ द हेल यू हैव द स्ट्रेंथ, बस तुम्हारे अंदर इतनी ताकत या तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरे आगे आके खड़े हो गए। देखिए, मसला ये है कि आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप मुग़ल दौर के बादशाह उठा के देख लें, और जितने भी हुक्मरान आए, बादशाह खान वगैरह उठा के देख लें, दे आर नेम्स इन द बुक ओनली। इनकी लेगेसी कंटिन्यू नहीं हुई, बिकॉज वो फैक्टर शुरू से हमारी हिस्ट्री से चलता आ रहा है कि जो है वो कह रहा था कि बस मैं ही रहूँगा। दे पेरिश्ड, और आज वो अपनी अपनी कब्रों में अपनी अपनी जगहों पे हैं, सिर्फ नाम रह गए, इनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। लेगेसी कैरी फॉरवर्ड आपकी जब होगी, यू विल बिकम अ लेजेंड व्हेन आपके जूनियर्स आपके काम को, आपके नाम को लेके आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे और इनको आगे बढ़ने का मौका देंगे और उनको मेन स्ट्रीम में आने का मौका देंगे, उनको मेन स्ट्रीम लेके आएंगे, that is when you will become a legend and your legacy will continue. और at the same time मैं जूनियर्स जो हैं, जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। अगर उन्होंने 30-40 साल इंडस्ट्री में लगाए तो उन्होंने वो दौर देखा है, मैंने भी देखा है। आई बीन थ्रू रोल्स 120 फॉर्मेट, 35mm फॉर्मेट, तो हमें पता है कि फोटोग्राफी कितना मुश्किल काम होता था, और एक लिमिटेड एक्सेस के अंदर आपको रहते हुए बहुत सारे काम करने पड़ते थे। ऐसे में बहुत सारे सीनियर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने हमारी तरह धक्के खाए स्टूडियोज़ के यहाँ वहाँ, फिर जाके आज वो इनको मकाम हासिल है। उनका हक बनता है अपने आप को सिक्योर करने का, बट अगेन दोनों साइड पे फॉल्ट है। हम जूनियर्स सीनियर्स सबको मिलजुल के चलना चाहिए, और ये जेलसी फैक्टर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इट शुड बी अ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, और अगर कोई
आपको कोई चीज़ तनकीद कर रहा है या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचने कि यार वो मुझे ऐसा कैसा कह रहा है, इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचें कि हो सकता है कि वो आपको कोई चीज़ सिखाना चाह रहा है। अगेन दोनों तरफा के इश्यूज़ हैं और दोनों तरफा से हल से इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर ये सॉल्व नहीं होंगे तो आई सी इन द कमिंग फ्यूचर कि ये इंडस्ट्री टोटली तबाह हो जाएगी। क्लैप्स तो हो चुकी है काफ़ी हद तक क्लैप्स हो चुकी है, बिकॉज न्यू टैलेंट इज़ कमिंग इन और आगे जाने की कोई जगह नहीं है। तो हमें एक बॉटल नेक के एंड पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आके फंसे हुए, कोई किस तरह काम कर रहा है, कोई किस तरह से काम कर रहा है, किसी के पास काम मिल जाता है तो दूसरा पहुंच जाता है, भाई मुझे काम दे दो। मसलन आपस की लड़ाई, काम इतना नहीं है जितने झगड़े। जब भी जिस तरह का भी डिस्कशन चल रहा है, हमारे पास या हम लोग लैग कर रहे हैं या हमारे बड़े लैग कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जो कि सबके लिए इक्वल। हम कहाँ लैग कर रहे हैं? या तो प्लेटफॉर्म बन जाए, या जो प्लेटफॉर्म बनता है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स ले आते हैं या अपना कोई उसमें क्या कहते हैं एक अपना पहलू आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं होता? हम लोग अभी तक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्यों नहीं एक कोई स्ट्रगल की गई या कोशिश की गई? देखिए, आज से अगर हम 20-30 साल पीछे जाते हैं तो आपने शायद सुना होगा, इसरार इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि लोग कहते थे कि हम नॉर्दर्न एरिया से जाते तो लोग अपने घर खाली कर देते हैं, मेहमानों को जगह देते हैं। 30 साल मेरे तो यार, मैं तो 30 साल उम्र है मेरी यार, बावजूद तो मैं पैदा हुआ था फैक्ट के कोई जान ना पहचान, हम जिसको नहीं जानते थे उनके लिए भी अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे। सही बात। मेहमान तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, इट वाज नोन फॉर इट्स कर्टेसी। अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ कर्टेसी इस कौम के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़त्म हो चुकी है और ये एक मेन बहुत बड़ी रीज़न है जो आज सिनेरियो तमाम फील्ड्स में है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, फिल्म हो या किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लें, सेंस ऑफ कर्टेसी ख़त्म हो चुकी है। आप उठा के देख लें किसी भी सिनेरियो को, आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, कोई आगे से गुजर रहा होता है तो हमें जल्दी होती है कि बाइक वाला बीच में से घुस के निकल जाता है, उसको इस बात की परवाह नहीं कि आगे बंदे को हम जगह दे दें, कुछ चंद सेकंड का फ़र्क पड़ेगा। बट एक तो कर्टेसी ख़त्म होगी, दूसरी बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म होगी। हमने महज इसरार इस बात में शामिल है मेरे साथ कि हमने बहुत दफ़ा कोशिश की ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जिसके अंदर जो ब्रांड से पाक हो, जो सीनियरिटी या जूनियर के जो डिफरेंसेस हैं उससे पाक हो, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिस पे तमाम इस फील्ड से रिलेटेड लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके बैठें और इसको सीखें, सिखाएं, आपस में एक दूसरे से मिलें और इसको बेहतर करने में या इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। बट अगेन वही बात आ जाती है कि लोग कहते हैं पता नहीं क्या सियासी काम कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने मशहूरी के लिए कर रहे हैं, तो ये इश्यूज़ आते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक हमारे अंदर ये बर्दाश्त और कर्टेसी वाला इशू जब तक वापस डिज़ोल्व नहीं होगा, जब तक हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, बहुत ही मुश्किल है कि हम इसको क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए कि देखें इस वक्त जो सिनेरियो है, एक तो ब्रांड वॉर चल रहा है, ठीक है, तो अगर कुछ इश्यूज़, सियासी इश्यूज़ नहीं है तो ब्रांड इश्यूज़ चल रहे हैं कि लोगों को ब्रांड्स जो हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, XYZ, मैं किसी स्पेसिफिकली किसी ब्रांड की बात नहीं करूँगा, तमाम ब्रांड्स ये काम कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं कि हम ब्रांड को लेके आपस में मसले स्टार्ट करें कि ये ब्रांड अच्छा है, वो ब्रांड अच्छा है, इसके यूज़र्स ज़्यादा पावरफुल है, इसके यूज़र्स के पास ज़्यादा लेंसेज हैं और ये वो करते हैं, ये ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ये इश्यूज़ चल रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि वो, मैं किसी की अब बुराई नहीं कर रहा, बट ऐसा भी होता है कि उन लोगों को हाईलाइट कर दिया जाता है कि जिन लोगों का कोई काम नहीं है, वजूद नहीं है, सिर्फ ब्रांड के चक्कर में, और अच्छे सीनियर लेवल के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड यूज़र्स हैं पुराने जो आजकल इनएक्टिव हैं, बट इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है और उनको भुला दिया जाता है, उनको स्क्रीन से बिल्कुल आउट कर दिया गया। तो एक तो ब्रांड वॉर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक ब्रांड वॉर नहीं होना चाहिए, और यू शुड परफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रांड और द क्वालिटी कि आप काम करें, अगर इस फील्ड को आपने पॉजिटिवली एडवांटेज देना तो। सर भाई, प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बन सकता हमारा? यार प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है ना,
प्लेटफॉर्म तो मैं कहीं भी नहीं दिखता, मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आता कहाँ पर दुनिया में कौन सा क्या प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि वो वहाँ से प्रोफेशनल फोटोग्राफी में घुस जाए, उनको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म, आप लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर सकते हो कि सिखाने वाले प्लेटफॉर्म, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम है रुझान एजुकेशन का। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग डिग्री ले लेते हैं और सारा रट्टा, और बस सिर्फ डिग्री हो हाथ में। तो इवन मैं खुद बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने रट्टा मार के पास किए हैं वो 3-4 दिन पहले रट्टे मारो अगले दिन जाके लिखो सिर्फ। तो हमारे यहाँ डिग्री का वैल्यू ज़्यादा है, एजुकेशन की वैल्यू बिल्कुल कम है, एक्सपीरियंस की कम। ठीक है, एक्सपीरियंस तो बाद में आता है ना, जब आपको काम मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, एक्सपीरियंस तो आप उसके बगैर तो आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं ना इसरार, जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इनके पास डिग्री नहीं है। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर लेकिन उनको वैल्यू उनको ज़्यादा दी जाती है कि यार ये डिग्री शिग्री शायद। प्लेटफॉर्म सिखाने का प्लेटफॉर्म बन सकता है, लेकिन जो आप प्रोफेशनली काम की बात करते हो ना, तो वहाँ पे तो प्रोफेशनल जेलसी तो आएगी, चाहे वो जितना सीनियर हो चाहे वो जितना जूनियर हो। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी का बिजनेस कहीं चला जाए। ठीक है, प्रोफेशनल जेलसी, सॉरी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल जेलसी होना अच्छा है, उसमें आपको कंपटीशन बढ़ता है। बिल्कुल। पर्सनल जेलसी आपको ले डूबती है। मैं बता रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना, वो थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। वो ये है कि प्रोफेशनल जेलसी को पर्सनल जेलसी में ले आते हैं। ठीक है, जिस तरह रिजवान ने बात की ना हमारे सीनियर्स की, वो बहुत सारे में बहुत अच्छे नाम भी हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो जब कोई देखते हैं ना कि कोई यंग बंदा वो लोगों में मकबूल हो रहा है, वो कुछ काम करता जा रहा है, भले अपने हिसाब से ही कर रहा है, तो वो उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो जाती है उनको कि यार फिर कल को अगर उस बंदे ने एक काम भी कर लिया, कोई प्रोफेशनल, उसको प्रोजेक्ट मिल गया, तो बस फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये कल का बच्चा और इसको मतलब प्रोजेक्ट मिल रहा है और ये है और इसका तो बस पैसा है तो ख़रीद लिए कैमरे और शुरू हो गया फोटोग्राफी और डिजिटल भी सीख लिया। ऐसी बात नहीं है यार, अल्लाह ने हर किसी को अपनी आंख दी हुई है। ठीक है, अल्लाह ने हर किसी को अपनी सलाहियत दी हुई है, और अगर ऐसा होता ना कि जो पुराने हैं सिर्फ वही बेहतर है और नया बेहतर नहीं आ सकता, तो दुनिया आगे ग्रो ही नहीं कर पाती कभी। तो जो पुराने हैं उन्हीं में दुनिया ख़त्म हो जाती और नया कभी दुनिया आगे बढ़ती नहीं। ठीक है, इनोवेशन जो होता है वो नए लोग ही इनोवेशन लेकर आ रहे थे जो बाद में आ रहे होते हैं। पुराने बंदा जो एक फेज से गुजर गया, अब जो डिजिटल कैमराज हैं तो वो नए लोग डिजिटल कैमरा लेकर आए होंगे ना। जो पुराने पिछले 50-100 साल पहले मर गए, वो तो डिजिटल कैमरा सोच भी नहीं सकते थे, मतलब सोचा उन्होंने होगा लेकिन अमल तो किसी और नए नहीं किया होगा ना। अभी जो आज के इंजीनियर जो आ रहे होंगे पीछे से, वही कल को संभाल रहे होंगे ना। तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एज इन बिजनेस से रिलेटेड जो होता है ना, वो आपको फिर यहाँ पर मसला है कि वो पर्सनल जेलसी भी आ जाता है बहुत ज़्यादा। उस वजह से बहुत सारे होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि यार इसको यहाँ से कटा दो, काटो किसी तरीके से काटो, तो उसको वो लर्निंग फेज में नहीं आने देते। बट अगेन बात जो आपका सवाल था ना प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म इस चीज़ में हेल्पफुल हो ही नहीं सकता। प्लेटफॉर्म आपको प्रोफेशनली काम नहीं दिला सकता, चाहे आप लर्निंग जितने भी इंस्टीट्यूट बना लो। प्रोफेशनली काम आपको पाकिस्तान में जो मिलता है ना ज़्यादातर, वो एंड ऑफ द डे आपके रिलेशनशिप पे मिलता है। ठीक है, और वो भी बुरी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि एक बंदा जिसको मैं जानता हूँगा, मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ कि यार ये चीज़, अगेन पैसा इन्वॉल्व है ना, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पर हर कोई बंदा वो रिस्क में आ जाता है। तो वो बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं नए लोगों के साथ, जो ले लेते हैं वो नया बंदा ऐसा काम कर लेता है कि सामने वाला ही बोलता है यार वाह। बहुत सारे यंग यार, बहुत सारे मेरे बात की, मैं तो इतना नहीं कर रहा कमर्शियली काम, कि बहुत सारे यंग लड़के जिनको भी कुछ 2-3 साल हुआ उन्होंने सीखा है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहे होते हैं कि बंदा बोलता है यार इस तो बहुत सारे सीनियर्स को जेब में रखती है। ठीक है, और ये बोलने में कोई बुरी बात नहीं है यार, वो वाकई में आपसे अच्छा काम कर रहा है तो कर रहा है, मतलब इसमें गलत बुरी बात तो है ही नहीं ना। तो शायद हमारे बोलने का तरीका शायद सही नहीं लगता होगा उनको, लेकिन एक चीज़ है, अगर बंदा कर रहा है तो कर रहा है यार, उसमें तो अल्लाह ने अगर उसकी रोटी लिखी है तो वो तो कर रहा है बेहतर काम, और वो प्रोग्रेस करेगा। बट उसके रास्ते काटे जाते हैं ना, वो सबसे गलत है कि जहाँ उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आप वहाँ से भी उसको रास्ता काटवा दो कि यार बंदा इन ही ना होने दो किसी को ना। आप किसी कहते हैं ना कि मोनोपोली बना लिया हाथ, भाई इन नहीं होने देना किसी को। फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, ये करो काट दो, ये काट दो, तो इवेंचुअली उसने कभी ना कभी तो इन होना है। ठीक है,
बहुत अभी आजकल के हम लोग का माशाल्लाह से ये कि कमर्शियल्स हम लोग के पाकिस्तान में अब बहुत बेनतहा होते जा रहे हैं। ये एक मार्केट है जो बहुत ग्रो की है, ठीक है। वो क्योंकि मैं प्रोडक्शन हाउस देख रहा था तो अब मैं पीछे लोगों भी स्टडी कर रहा था जो बने हैं, जो आजकल के अच्छे डायरेक्टर्स जो है ना, कमर्शियल डायरेक्टर्स, वो बेचारे वो लोग हैं कि जिन्होंने दूसरों के स्टूडियोज़ में जा के लेट रातें गुजारी हैं कि सो करके अगले दिन हमें काम मिला है, किसी तरह काम मिला है। आज वही डायरेक्टर्स का एक नाम है, एक मकाम है। तो सक्सेस तो एक दिन में नहीं मिलता। उनकी भी बहुत से लोगों ने काटने की कोशिश की, ठीक है, उनकी भी बहुत से लोगों ने काटने की कोशिश की गई, लेकिन जो वो एक ज़ात है ना देने वाली, तो वो देगी। बट इंसान की अपनी इनफरादी तौर पर अगेन वही बात है कि यार प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पस ओनली, बट कमर्शियली किसी को काम दिलाना या कोई प्रोजेक्ट्स दिलाना उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए तो आपके अंदर कितने गट्स हैं, आप कितने सेल पर्सन हो। एक आर्टिस्ट के साथ होने के साथ साथ आपको सेल पर्सन भी बनना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हो। बहुत मुश्किल है एक्चुअली सबसे बड़ा मुश्किल काम ही है, इसीलिए आपको आर्टिस्ट कम दिखते हैं। इसीलिए आर्टिस्ट बेचारा मर रहा होता है ज़्यादातर, कि वो आप एक इतना क्रिएटिव माइंड होगा, ऐसा होगा, आप बोलोगे उसका टैलेंट आप देखोगे पेंटिंग्स में, स्केचेस में, फोटोग्राफी, किसी भी फील्ड में, और जब उसकी आप माली हालत देखोगे तो वो बेचारे बिल्कुल टूटा हुआ होगा और कोई इसको उस तरह से अहमियत भी नहीं दे रहा होगा। हालांकि उसके काम को बड़ा बोआ बाबा, लेकिन उसको अहमियत क्यों? क्योंकि बेचारे को अपने आप को बेचना नहीं आता, सेल करना नहीं आता। तो उसकी वो ये प्लेटफॉर्म अगर आप क्रिएट कर भी तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो बंदा खुद अच्छा से कोई खास एडवांटेज मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। लर्निंग पर्पस के हिसाब से सही है। आप कैसे दोगे यार? लर्निंग पर्पस के जो प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें भी इश्यूज हैं। आप ये एक रियलिटी है कि आप उठा के देख लें, हमारे यहाँ हम अगर कराची की बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ 2, 4, 5, 6 प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे फोटोग्राफी सिखाई जाती है, उनमें भी इश्यूज चल रहे हैं। वो तो हद से वो एक कहता है इसने ये बोल दिया, दूसरा कहता है कि वो ऐसा है, एक बोल रहा है कि भाई वो पैसे छाप रहा है, दूसरा बोल रहा है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है। इसमें मुझे हंसी इसलिए आती है कि इवन फेसबुक पर ग्रुप्स अगर शुरू में बने थे फोटोग्राफी सिखाने के लिए, अब टसल में उसके अगेंस्ट भी ग्रुप बन गए कि हम यहाँ पर हम इस अपने हिसाब से सिखाएंगे। बस हम इधर से अपने ग्रुप बना लेते वो उसमें, तो हम फिर एक और ग्रुप बन गया, भाई ये भी सिखाएंगे, यहाँ पे भी सिखाएंगे। तो सिखा तो सभी रहे हो यार। अगर आप एक जगह पे सिखाते तो आप किसी को मौत तो नहीं आने वाली। बस वही बात, आप अगर एक जगह सिखा रहे हो तो किसी को मौत तो नहीं आने वाली थी, क्योंकि कोई भी किसी को चार्ज तो नहीं कर रहा ना। जब मैं इस फील्ड में मतलब थोड़ा बहुत जब सीखने लगा, स्टार्ट करने लगा, तो मेरे अंदर भी चीज़ें थी, बचकाना होती है, आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको बुरी लग जाती है। बट वक्त के साथ साथ आप ग्रेजुअली चीज़ें सीखते हो ना, जब आपके अंदर जो थोड़ा सा ठहराव आता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें बाद में रियलाइज़ करते हो कि यार बेवकूफ़ी करता था मैं, क्या बेवकूफ़ी थी। तो बात सारी अगेन फिर वहीं पर आ जाती है कि आपकी पर्सनल जेलसी होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें तोड़ देती है। मतलब वो आपका बॉस, आप किसी पर्सनल जेलसी की वजह से हो सकता है आप किसी को अच्छी चीज़ बता सकते हो और आप नहीं बताते हो, सही बात है। आप नहीं बताते हो उसको, ठीक है। और सामने वाले के बंदे का काम आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप उसको सिर्फ पर्सनल जेलसी से अप्रिशिएट नहीं करोगे। एक अगर आप अपने जूनियर्स को ना, जिस तरह अगर इवन सीनियर्स को भी, सीनियर्स तो खैर उनको तो फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई जूनियर्स को वाह कर दे तो वो इतना नहीं होता, बट आप अपने जूनियर को किसी को आपसे अच्छे अल्फाज में भी बोल देते हो ना कि यार बड़ा अच्छा काम किया, तो उसको एक खुशी होती है जो मुझे होती रही है कि मेरा कोई भी सीनियर फोटोग्राफर मेरे किसी, मैं जब पोस्ट करता, अब तो खैर मेरा, अब तो मैं नहीं करता उस चीज़ पर कि यार कोई करे कमेंट ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन शुरू में ये होता था कि मैं चाहता था, बोलता नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि भाई मेरे सीनियर मुझे कमेंट करें। एक अंदर होता था कि यार मेरे जिनसे सीख रहा हूँ वो मुझे बोले कि हाँ यार तुम चीज़ें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो अपने अंदर, सीख रहे हो, तुमने ये शॉट अच्छा लिया, ये अच्छा काम किया। उस वक्त नहीं जिस वक्त मैं उनके सामने हूँ, उस वक्त नहीं है। उस वक्त तो यार बंदा जब डिस्कशन होती है, सामने होते हैं, तो वाह वाह ही चलती है। पीठ पीछे जरूरी है, स्पेशली जब आपका कहीं पे प्रोफाइल पोस्ट, कहीं तस्वीर पोस्ट करते हो, उस पर कोई कमेंट आपको कोई बड़ा करे ना, तो वो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। उसके बाद आप इम्प्रूव करने लग जाते हो कि यार मैं कर रहा हूँ कुछ, तो मैं वाकई में, फिर आप और उस पर इंटेंशन देते हो। बंदा ग्रो ही इसी तरह से होता है। जब आप पर्सनलिटी में, मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप्स ही अलग बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे पैसे भी नहीं दे रहा कोई, ना कोई दे रहा है, किसी को ना ले रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हाथ में ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, हम लोगों के पास जो
सोशल मीडिया, आजकल का सोशल मीडिया जो अभी ग्रुपिंग की बात हो रही है, जो ग्रुप्स की बात हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के वक्त में टू गेट सम वर्क या टू गेट सम सोशल नेटवर्किंग? मैं बताऊँ ये? कोई भी बता दे। ये बता दे, मैं बहुत बोलता हूँ, मैं फिर बोलने लग गया ना तो बोलने को। क्यों ज़रूरी है रिजवान भाई? मैं दो चीज़ें कहूँगा, इम्पोर्टेंट भी है और गैर ज़रूरी भी है। अगर हम पाकिस्तान का सिनेरियो या हमारे इस स्पेसिफिक मार्केट की बात करें तो सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट हेल्पफुल, बिकॉज हमारे यहाँ जो कमर्शियल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे काम मिलता है इज़ बेस्ड ऑन PR, नॉट ऑन द बेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, वापस कहूँगा कि यंग टैलेंट्स आजकल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यंग टैलेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ। वो बहुत सारे सीनियर से अच्छा काम करना जानते हैं, बट वो बेरोज़गार घूम रहे हैं इसकी वजह कि उनकी PR स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर वो किसी तरह भाग दौड़ के थक हार के वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो काम तो पहुँच जाते हैं, मसलन काम मिलना तक की बात आ जाती है, बट वो लकी होते हैं जिनको एक आध कोई शूट मिल जाता है, और जिनको मिल जाता है वो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट शूट में उनको शूट नहीं मिलता, इससे कि वो सोर्स लग जाती है, फिर से PR लग जाती है, फिर से कॉल आ जाती है। तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ग्रोइंग अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आप दुनिया भर के फोटोग्राफर्स को उठा के देख लें, दे आर मच मोर मैच्योर देन अस। क्लासी तस्वीर होगी, क्लासी, जिस पे आपने पूरी रात लगा दी हो, बस दिलो जान से मेहनत की हो, मनफी टेम्परेचर्स के अंदर आप मर रहे हो, आपके हाथ फ्रीज हो गए हो, आप गिर के किसी जगह गिर के स्लिप हो गए, आप अपने हड्डी फ्रैक्चर करके आप बैठे हो, उस पर इतना बड़ा आप वाटर मार्क लगा के उसका सत्यानाश कर देंगे। वाटर मार्क लगाने की वजह क्या आपकी कोई तस्वीर चोरी कर लेगा? आप नहीं लगाते तो वैसे चोरी हो जानी है, वैसे हो जानी है। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, हम मेच्योर नहीं हो पा रहे। साफ सुथरी बात है कि हम बचपने की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही जो आपस में छोटी सी उम्र में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसने मेरी ये चीज़ छीन ली, मैंने इसको चमाट मार दी, ये सारे इश्यूज हम आज भी वहीं खड़े हुए। इस फील्ड को इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनल फील्ड। और जिस दिन हम उसको प्रोफेशनली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, सबको फ़ायदा होगा, सही बात है। सबको, मतलब प्रोफेशनल्स को भी, जूनियर्स को भी, सबको फ़ायदा होगा। और सोशल मीडिया से भी हमें एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि अभी इस वक्त मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतना ख़ास लोगों को सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें पोस्ट करने से एडवांटेज मिलता है। लोग मेहनत करके तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग। देखें, इसरार ने जो बात की कि देखें, जब एज ए यंग फोटोग्राफर, एज ए यंग जब मैंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी, तो मेरी भी दिल के अंदर एक आस होती थी, जिस तरह इसरार ने कहा कि यार कोई बोल दे, शायद मेरा कोई सीनियर आके वहाँ कह दे कि यार वाओ, अच्छा काम किया, काबिल तारीफ पिक्चर है। वो दौर गुजर के हम इंतज़ार करते रह गए, किसी सीनियर ने आज तक, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं याद पड़ता सिवाय एक आध कोई किसी जगह पे कहो तो कहो, वरना तो हम इंतज़ार में ही रह गए कि कोई आके शाबाशी, एक जिस तरह वालिद अपने बेटे को किसी अच्छे कारनामे पे या अच्छे काम पे एक पैड ऑन द बैक देता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी भी तुम्हारे इस काम के ऊपर, आई एम प्राउड ऑफ यू। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ सीनियर्स हियर, एंड जूनियर्स को अपनी आंखें हमेशा झुका के अपने सीनियर्स के आगे खड़े होना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो देखें, अगेन बड़े करेंगे तो छोटे फॉलो करेंगे, छोटे करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ों के अंदर भी दिल आएगा कि नहीं हम इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको मौका दें। दोनों तरफ से अगेन बैक टू स्क्वायर वन, दोनों तरफ फॉल्ट्स है। तो इसी वजह से हम किसी भी मीडियम से एडवांटेज नहीं उठा पा रहे मेरे हिसाब से। क्या हाल है सर? ऐसे ही शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, ऐसे ही है। नहीं, सोशल मीडिया देखो यार, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है इस वक्त, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो टीवी पे इतना सारा कमर्शियली खर्च करते थे, अब सबका रुझान जो है डिजिटल मीडिया पे आता है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो पाकिस्तान में हेल्पफुल है, अगेन हेल्पफुल उनके लिए जिनकी PR है, जो अपने आप को बेच सकते हैं।
जो अपने आप को सेल नहीं कर सकते, अपने सर्विसेज को सेल नहीं कर सकते, उनके लिए फिर से यूजलेस। मैं एक जगह पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैं ये कहूँगा कि जो अपने आप को बेच नहीं सकते, जो अपने आप को बेच चुके हैं ऑलरेडी एक अरसे पहले, और वही बेची हुई चीज़ चले जा रही है। वो तो खैर देखिए वही बात है ना कि लेवल ऑफ जिसे कहते हैं ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जब बनती है ना किसी के साथ, और आपको पता है यार ये बंदा बांड नहीं मारेगा मेरे काम में, तो बंदा आप उसी पे रिलाय करते हो कि यार फॉर सपोज मेरा बिजनेस है भाई, मैं किसी का डील करता हूँ और एक बंदा मेरे पिछले 10 साल से काम कर रहा है, अब कोई नया बंदा आ रहा होगा ना तो मैं उसको काम देने से पहले 100 बार सोचूंगा, ठीक है, कि यार ये शायद अगर इसने नहीं किया, अगर नहीं हुआ, और फिर जब कमर्शियली फोटोग्राफी करते हैं ना उसमें अगर नहीं होता, उसमें बस वही टाइम है भाई, उसी में करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर अगर नहीं तो मतलब पूरे कैंपेन की आपने उनकी बजा दी बेचारों की ना, तो वही बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है एक फोटोग्राफर के लिए भी। तो इसमें एजेंसीज या डायरेक्ट क्लाइंट जो होते हैं ना बड़े डरते हैं इस चीज़ में कि अगर वाला फैक्टर नहीं रहने देते, इस वजह से भी वो सीनियर्स पे जाते हैं कि यार शायद उनकी, और दूसरा ये उनके सामने वही सीनियर्स बार बार आ रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद ये कर रहे हैं। लेकिन बहुत जगह पे मैंने अभी ये देखा है रिसेंटली भी कि अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि क्वालिटी को भाड़ में जाए, क्वांटिटी पैसे बचाओ, सस्ता बंदा लाओ, काम निकालो। एक ब्रांड जब बनता है ना तो ब्रांड बहुत सारी फेजेस से गुजरता है। हर ब्रांड सस्ता काम करके ब्रांड नहीं बन सकता, ठीक है। अगर अपने ब्रांड बनाना है तो कहीं पे क्वालिटी की भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब अगर आप ये बोलते हो कि यार मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को प्रोजेक्ट देना है, फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट देना है, और उसमें मैं 1 मिलियन रुपीज़ उस प्रोडक्शन हाउस को दे रहा हूँ, 2 मिलियन दे रहा हूँ, तो उससे बेहतर है मैं यार 20-20 हज़ार रुपये के 2 बंदे हायर कर लूँ और पूरे साल का भी उनसे काम निकालूँ, महीने का, हर महीने 20-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये हो गए मेरे, पूरे साल का आपके 5 लाख 6 लाख रुपये हो गए, 5-5.5 लाख हो गए, कह रहे वो भी निकालूँ मैं और अपने इवेंट्स भी निकालता रहूँ। मैंने क्या करना है भाई, वो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे क्वालिटी इमेज की, मैंने सिर्फ तस्वीर वाले मोबाइल से भी खींची हुई मैंने चला देनी है। तो ये भी फैक्टर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वो बेचारे जिनका लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जब उनको फिर वो मिलता है ना तो वो फिर उनका लर्निंग प्रोसेस तो वहीं रुक जाता है। वो बोलते हैं यार हमारा काम तो चल रहा है, क्लाइंट इसी में खुश है। लेकिन जो क्लाइंट आपसे क्वालिटी मांगता है ना तो बोलता है नहीं यार मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट चाहना है, तो वहाँ पर फिर बंदे वही आते हैं जो क्वालिटी वाला काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो क्वालिटी नहीं कर सकते हैं ना वो शायद उनको एक इधर उधर से प्रोजेक्ट तो मिल जाए, फिर वो टू डिलाइन चल भाई साइड हो जाए, ठीक है। तो सोशल मीडिया से हमारा है इम्पोर्टेंस है, फ़र्क पड़ता है, आपकी काम की प्रेजेंस, आपका नाम उधर से ही बनता है ज़्यादातर। बट प्रोफेशनली काम मिलना, जिस तरह रिजवान ने कहा था कि वो मैक्सिमम टाइम वो PR बेस्ड होता है, मैक्सिमम टाइम आपका काम भी अच्छा होगा। क्योंकि यार अगर आप कहीं पे अप्रोच कर रहे हो और आपने काम, एक तो हमारे सबसे बड़ा मसला हमारे एजेंसी में, क्लाइंट में सबसे बड़ा मसला ये है, जब वो किसी को काम के लिए बुलाते हैं ना, अब आप फोटोग्राफर आपको बुला लिया, यार आपने फॉर सपोज लॉन की शूट है, आपने पहले लॉन का काम किया है भाई, अगर मैंने लॉन का काम नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं लॉन को शूट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब हाउ इज लॉन डिफरेंट देन नॉर्मल कपड़े, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो एक उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार नहीं यार हमें तो बंदा, वो भाई जिस बंदे को आप ले रहे हो उसने भी तो ज़िंदगी में कभी पहली बार लॉन किया होगा ना, या उसने भी तो ज़िंदगी में पहली बार कभी कोई फॉर्मल शर्ट्स का किया होगा, ठीक है। एक ये अप्रोच बहुत गंदी है यार। आप जब बंदे का काम पोर्टफोलियो देखते हो ना और उसकी तस्वीर क्वालिटी भले वो लैंडस्केप में ही क्यों ना हो या नॉर्मल इंसान की, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये शॉट क्या निकालेगा, उसको काम आता है, ठीक है, उसको काम आता है, वो शॉट निकालेगा। अब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाते हो कि यार आपने इस प्रोडक्ट का लिया है, भाई उस प्रोडक्ट का अगर मैंने नहीं लिया उसका मतलब थोड़ी मैं नहीं ले सकता, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पर अगेन फिर वही बात आती है कि वो रिस्क फैक्टर अपने आपको जितना मिनिमम रख सकते हैं वो रखते हैं, और क्योंकि इनकी भी गलती नहीं होती यार, पैसा इन्वॉल्व होता है, हम चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो नहीं चाहते कि कहीं पे भी कोई वेस्ट ऐसा हो कि उनके लिए भी प्रॉब्लम हो और बाद में ब्रांड के लिए भी मसला हो। बट मसले मसाइल हर जगह यार, आपको जितनी मसले मसाइल हमारे फोटोग्राफी है उसमें अगर आप देखते हैं हर फील्ड में, इवन क्लाइंट्स की तरफ से है, इवन एजेंसीज की तरफ से है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखना है तो दैट इज़ PR। सोशल मीडिया आपको हेल्प आउट करता है अपना काम दिखाने में, रीच करने में,
बट एंड ऑफ द डे इट्स PR. PR. अगर आपकी PR अच्छी है, मतलब आपकी क्लाइंट से बातचीत भी है, दोस्ती यारी भी है, उसके बाद भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा ना, तो उसका वो फिर वो वाला फैक्टर आ जाता है कि यार हमें क्वालिटी नहीं चाहिए भाई, हमें पैसा बचाना है, हमने हमारा काम भले मोबाइल से निकले, तो फिर वो वाला फैक्टर भी बहुत आता है। लेकिन अगर पैसों का मसला नहीं तो फिर उसके बाद PR है, दैट इज़ PR। क्योंकि अच्छा काम करने वाले ऐसे नहीं कि एक दो हैं, बहुत सारे लोग हैं यार। तो आपको किसी क्लाइंट को कमी नहीं होती फोटोग्राफर्स की, ठीक है, अच्छा काम करने वाले बहुत सारे हैं सिर्फ। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि हर बंदा हम में से, इवन मैं, हर कोई ये समझ रहा था कि मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ से वो लोग हैं जो कहते हैं यार जो काम वो कर रहा है उसी क्वालिटी का मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं इससे कम पैसों में भी कर रहा हूँ, ठीक है। कम पैसों का मतलब ये नहीं कि आप पूरी मार्केट ही ख़राब कर दो कि यार अगर नॉर्मली वो काम वर्थ करता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए और आप उसके 10-15 हज़ार रुपये ले रहे हो, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। एक तरह से आप दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हो, अपने साथ भी कर रहे हो। कोई भी क्लाइंट होता है ना, हर कोई चाहता है पैसे बचाए यार, हर बंदा ही चाहता है। मतलब इवन मैं भी अगर अपने से रिलेटेड जो मेरा, जब मैं किसी को हायर करूँगा मैं भी चाह रहा हूँ मैं अपने पैसे बचाऊँ, किस तरह 4 पैसे बच जाए। बट अगेन उस चक्कर में क्या होता है कि फिर क्वालिटी गिरती है, क्वालिटी भी गिरती है, नाम भी गिरता है, और आपके नॉर्मली जो एक प्रोजेक्ट की या किसी चीज़ की वैल्यू होती है ना, वो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर वो उसकी वर्थ नहीं होती। अभी आप फॉर एग्जांपल वेडिंग्स ही ले लो आप, बहुत से लोग ऐसे, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मेरी शादी को अभी 4 साल होने वाले हैं, मैंने किसी फोटोग्राफी कराई थी, वो 4 साल पहले मैंने 60,000 रुपये दिए थे 2 दिन के, ठीक है। आज इतने टाइम में इन्फ्लेशन हुई है, चीज़ें महंगी हुई हैं, ठीक है। आज लोग 3-3 दिन 60,000 रुपये में कर रहे हैं, प्लस वीडियो भी दे रहे हैं। तो यार अपने साथ जुल्म कर रहे हो भाई। आप लोग वो काम आप आराम से 1-1.5 लाख में भी कर सकते हो, बस करना आपने करना है ना, अपना रेट तो आप सेट करते हो ना। लेकिन अगर आपने काम ही चला के देना है, और आप जो 4 साल मैंने सिर्फ फोटोग्राफी पहले रेट दिए थे, वो काम पे आज वीडियो भी आप दे रहे हो, तो अपने साथ आप जुल्म कर रहे हो यार। आपको खुश हो अगर आप दिन में के यार मैंने दिन के 1500-1000 रुपये बचाने हैं, तो फिर तो आपको अल्लाह ही आप से, ठीक है। फिर तो आप आगे बढ़ना ही नहीं है, मतलब आपने अपने कंपनी को या अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है, अगर आप उसी में खुश हो। अब वही बात है कि मार्केट ऐसी हो गई है कि स्पेशली वेडिंग्स कि वो भाई बहुत बहुत बुरा है। शुक्र है मैं नहीं करता। कैमरे के पीछे जो बंदा है वो वेडिंग ही करता है। शुक्र है मैं नहीं करता वेडिंग्स। अच्छा, अब आखिरी के 2-4 तो बस सवाल हैं, तो ये अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों की अपनी 2 कोई ऐसी हैबिट बताएं जो आप अपने आप को समझते हो क्रिएटिव हैबिट है, जो मैं रोज़ करता हूँ बगैर नागे के साथ, जो आप बता सकते हो कि हाँ भाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, तुमसे सवाल है यार, पहले जवाब तुम दोगे फिर मैं दूंगा, सवाल आते हुए यहाँ से आता है ना। गुस्सा हैबिट नंबर 1। सही है। वैसे देखा जाए तो बुरी आदत है, बट इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। और मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र है, जो मैं आगे बढ़ा हूँ, आज जिस मकाम पे हूँ, शायद अगर गुस्सा नहीं करता तो यहाँ तक नहीं होता। एक दूसरा, मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि मैं क्या था। एक होता है ना कि आप अपने रूट्स नहीं भूलते कि मैं कल क्या था। बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इंसान को अपना पास याद रखना चाहिए। और नो डाउट मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं बनना चाहता था, दैट इज़ रियलिटी। मुझे डॉक्टर बनना था। मैं पाकिस्तान वापस आया, कुछ हालात ऐसे थे, तो फोटोग्राफी अनविलिंगली फोटोग्राफी की फील्ड में मैं आया हूँ। हाँ, वो फिर पैशन में तब्दील हो गई। बट फोटोग्राफी की फील्ड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। बहुत सारे लोग आज नफ़रत भी करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, बस मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ इतना कम है। बहुत अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद भी करते हैं, मिलते भी हैं, और बहुत दुआएं भी देते हैं, और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। और कभी कभार आपके लिए बहुत खुशी का मौका होता है कि कहीं आप जाते हैं तो अचानक कोई बंदा आपसे मिलता है कि आप कहते हैं यार आप रिजवान भी रहे जी, यार आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। तो दैट इज़ समथिंग
विच इज़ एन ऑनर, और ये इस फील्ड ने मुझे दिया, और आई एम वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल दैट मेड दिस पॉसिबल फॉर मी, चाहे वो किसी भी फील्ड से थे या किसी भी तरह इस फील्ड में मेरे साथ रहे, और दैट्स अबाउट इट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे नक्शे कदम में चलें, गुस्सा हराम है और इससे बहुत नुकसान होता है, मगर हर बंदे को देखें, इंसान जो है मुख्तलिफ है, इंसानों की मुख्तलिफ आदतें होती है। कुछ दवाई अगर मुझे असर करी, हो सकता है वो आपको असर ना करे, तो हो सकता है कि आप अगर मेरे फुट स्टेप पे फॉलो करें तो गुस्सा आपको कहीं और लेके चले जाए, तो वो मेरा कसूर नहीं है। इसरा भाई, कोई ऐसी 2 क्रिएटिव हैबिट्स जो आप? कोई नहीं है, एक भी नहीं। क्रिएटिविटी मेरी मुझे लगता है यार कोई नहीं है सच। मैं बड़ा किसी गुस्सा तो ये भी बहुत करता है, तो मैं कहूँगा गुस्सा तो खैर मैंने अब तो बहुत कम करता हूँ, पर तो बड़ा ठहराव हो गया। यार कोई स्पेसिफिक हैबिट है नहीं ऐसी कि जिससे मैं कहूँ कि वो क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाता है। क्रिएटिविटी तो खैर है ही नहीं हमारे अंदर इतनी खास, क्या क्रिएटिविटी की हमने कुछ नहीं किया। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, शायद इसरार इस बात से इत्तेफाक करेगा। कैमरा हाथ में आने के बाद ना भूख का एहसास होता है, ना चोट का एहसास होता है, ना टाइम का एहसास होता है। काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है वो एक्सप्लेनेबल। वंस यू गेट दिस, उस दिन आपको हर चीज़ मज़ा आ जाएगी, आपको पता चलेगा फोटोग्राफी क्या है। क्या ख्याल है सर? ऐसे ही है। अच्छा, इससे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब आप हम जितने भी हैं सारे मैरिड हैं, किस तरह बैलेंस करते हैं सोशल लाइफ और वर्किंग लाइफ? अच्छा, तुम ही जवाब दो भाई। मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरी इस प्रोफेशन से। मैं आई विल बी रियली फ्रैंक, मुझे नहीं पता चला मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, और आज मैं इनको देखता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करके बैठा हूँ। मुझे बहुत सारे डिनर्स मिस किए हैं, बहुत सारी बर्थडेज मिस किए हैं, बहुत सारे एनिवर्सरीज मिस किए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स मिस किए हैं इस स्पेसिफिक फील्ड की वजह से। और मेरी फैमिली का बहुत साथ रहा है, बहुत सारी कुर्बानियाँ मेरे बच्चों ने भी दी हैं, मेरी वाइफ ने भी दी हैं, मेरी वालिदैन ने भी दी हैं, और कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने भी दिए जिनका जो वक्त होता था उनकी उस वक्त पे मैं कुछ और कर रहा होता था। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। फौजी भी तो है ना बैठे हुए बॉर्डर पे। नहीं, पैशन है बेसिकली, काम हमारा ऐसा है वो उसको वो नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वजह है, बट वो बैलेंस का फैक्टर जैसे मैंने पूछा, बैलेंस किस तरह करते हैं, वो ये लैकिंग आती है फिर बहुत ज़्यादा। नहीं कर पाते भाई, नहीं कर पाते। वैसे अगर बैलेंस नहीं देते। देखो यार, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है और वो पूरे दिन आपके खा रहा है तो आप बैलेंस कर ही नहीं सकते ना, वो तो आपका। हाँ, लेकिन एक चीज़ भी अच्छा है कि इस आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो उस आप घर पे ही हो, वो ऑटोमेटिकली आप उसको कंपनसेट हो जाता है। ज़्यादा घर पे रहने लगते हैं, ज़्यादा घर पे रहने लगते हैं। मेरा ऑफिस करीब है ना, इसलिए स्पेशली आपका ऑफिस करीब हो घर से तो आपको टेंशन नहीं, आप घर पे हो, आप ऑफिस में, एक ही बात है। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट पे हो तो फिर तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। जिस तरह आज का दिन भी अगर आप देखो तो आप लोगों को मैंने 2 घंटे इंतजार कराया, टाइम दिया होता तो वो भी फैमिली के साथ कमिटमेंट। तो जिस तरह रिजवान ने बात की, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा सबके साथ ये होता है। और स्पेशली हमारी फील्ड जो है ना, मीडिया की, इस तरह की फील्ड, उसमें तो आपका टाइम तो है ही नहीं ना। मतलब आप घर वालों को तो भूल जाओ कि घर वालों को टाइम देना है। जब आप घर पहुंचोगे तो टाइम दोगे, जब तक आप घर में हो टाइम दोगे। उसके अलावा क्योंकि अगर आपका असाइनमेंट ऐसा है, आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहाँ पर आपने अगर साले की शादी भी मिस करनी है तो मजबूरन आप करोगे, सबसे मुश्किल काम वो होता है। तो लेकिन या तो आप काम कर लो, पैसे कमा लो, या फिर आप अटेंड करो, फिर आप तो एक है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। पाकिस्तान की फोटोग्राफी इंडस्ट्री अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं भाई? मैं को ये ठेका लिया है क्या सबका? यार ग्रो कर रही है, अभी भी ग्रो करेगी, आगे भी ग्रो करेगी। क्रैश तो कोई चीज़ नहीं होती। क्रैश तो कोई चीज़ इसलिए नहीं होती कि भाई जब तक काम हो रहा है तब तक फोटोग्राफर्स आते रहेंगे, फोटोग्राफी करते रहेंगे। जब खुदा न खास्ता हम ही नहीं रहेंगे तो फिर वो अलग बात है कि फिर सभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि यार ये फील्ड बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता।
क्योंकि भाई एक चीज़ की नीड है तो वो नीड तो ज़िंदगी भर ही रहेगी, ठीक है। अब अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा आ जाए कि यार इंसान भी फोटोशॉपिक बनना शुरू हो जाए पूरा एग्जैक्ट, और सब कुछ ही अभी तक तो कटआउट चलता है ना सिर्फ, तो वो कटआउट में एक चीज़ तो हो गई है कि हाँ यार आर्ट डायरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है फोटोग्राफी में, सिर्फ बंदे की तस्वीर ले लो वाइट बैकग्राउंड पे कटआउट करके आर्ट डायरेक्शन में छाप दो। कल को ये हो गया ना कि कंप्यूटर पे बंदा भी बन जाएगा भाई, आप से उन्हें डायमेंशन भेज दो और बंदा हो गया, तो फिर फोटोग्राफर्स तो शायद बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए बेचारे। लेकिन जब तक ये है कि यार तस्वीरें लेनी है तब तक तो वो चलता रहेगा, ग्रो करेगी इवेंचुअली। क्योंकि देखो यार आपकी वैसी मीडिया ग्रो कर रही है अभी पाकिस्तान में, फिल्म्स आना शुरू हो गई हैं, और लोगों में थोड़ा सा एक चीज़ मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है, भाई 2-3 दफ़ा मेरे पास बाकायदा एजेंसी से कॉल है, यार आपकी एक तस्वीर है हमने देखी है, वो हमें ख़रीदनी है किसी क्लाइंट के, उसके लिए चाहिए। तो एक रुझान आ रहा है, वरना उन्होंने क्या करना, उन्होंने कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो चला भी सकते हैं, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी जितने जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो इस चीज़ में मैच्योर होती जा रही है। वो बोलती है नहीं यार कंटेंट ख़रीदो बजाय कि आप कॉपीराइट, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉपीराइट तो है ही नहीं ना, उसके तो ऐसे ही लेसन लगे हुए हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर आपकी फुटेज वगैरह चोरी होती है सबसे पहले आप पूछते हैं आपसे आपने कॉपीराइट किया था, ओ भाई तस्वीर एक मेरी है, मैंने खींची है, मेरे पास रॉ इमेज उसकी पड़ी है, आई एम द ओनर, तो मैं क्या अपनी मैं अगर 50,000 तस्वीरें खींचता हूँ मैं अपनी हर तस्वीर को जाके कॉपीराइट पे वो कॉपीराइट करवाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसका वो वे अराउंड ढूंढना शुरू कर देते हैं, बट खैर कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, तो इस चीज़ को अब हल्का हल्का सही है कि मुझे लगता है मैच्योरिटी पे जितना जाएगा उतना बेहतर होता है। अगले 5 सालों में तो मैं उसको और काम देख रहा हूँ यार, काफ़ी इन होगा। और कहाँ देखते हैं आप इंडस्ट्री? 2 चीज़ें हैं, अगेन हर चीज़ की 2 पहलू होते हैं। प्रोफेशनली इट्स गोना बी वेरी कम्पिटिटिव, ओनली द टफेस्ट पर्सन विल सर्वाइव, जो मैं देखता हूँ। इससे कि ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें जानते हैं कि देखिए काम बढ़ता जा रहा है, मगर इसी तरह न्यू टैलेंट फ्लो इन हो रहा है, और ये हम सब एक हकीकत है जिसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि सबको काम नहीं मिलने वाला। एग्री। ठीक है, तो ये जंगल की एक, जैसे जंगल के अंदर जो एक कानून है, द टफेस्ट वन विल सर्वाइव, और जो टफ नहीं होगा वो पैरिश हो जाएगा। तो ये एक रियलिटी है जिसको हमें फेस करना है। अगर हम प्रोफेशनल्स और कमर्शियल लेवल से हट के बात करें तो इट्स गोना ग्रो अ लॉट। बहुत सारे लोग शौकिया इस फील्ड में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी डन। और मैं ये चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे मज़ीद प्राइवेट लेवल पे इंस्टीट्यूट्स बने जहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी सिखाई जाए। इसलिए कि एक छोटा सा इशू हमारे माशरे में, हमारे स्टूडेंट्स में और हमारे अपकमिंग टैलेंट्स में है, वो ये कहते हैं कि हमें एक्चुअल जो टेक्निकल बात है वो नहीं सीखी, बाहर में गई कि लेंस कैसे बना, लेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है, लेंस किस तरह से काम करता है, इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से काम करती है, इसकी हाइपर फोकल लेंथ कौन से लेवल पे आके सबसे बेस्ट आपको फोकस देती है, और सीमॉस क्या करता है, सीसीडी क्या करती है, जो टेक्निकल चीज़ें आजकल के न्यू अपकमिंग जनरेशन इस चीज़ में मैं सिर्फ आपको न्यू बोलता हूँ, यंग बोलता हूँ मैं आपको, वो एट द एंड एक ही बात कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ऐसा करके ये हो जाएगा, ठीक है, मुझे एक रूल ऑफ थंब मुझे दे दें, इससे मैं ये काम कर लूँ। वो आजकल हम रूल ऑफ थंब पे चल रही है जी। तो until and unless you go back to old school style, learn from the basic। देखिए आप एक इमारत या एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके रूट्स, इसके पिलर्स मजबूत होते हैं तो ही उस पर जाके आप पूरी फाउंडेशन आपकी ठहरती। तो अगर आपके रूट्स मजबूत नहीं होंगे तो आपकी प्रोफेशनल लेवल या आपकी फोटोग्राफी में वो ठहराव या वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, अ गुड फोटोग्राफर, प्रोफेशनल तो हम दूर की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीरें लोग देख के उसको अप्रिशिएट करें, उसको ठीक है वर्बली ना करें, लिख के ना करें, कहीं कमेंट ना करें बेशक, बट वो उनके कम से कम दिल में आगे नहीं है बंदा बहुत कमाल का काम कर रहा है, तो यू हैव टू गो बैक टू ओल्ड स्कूल, लर्न द बेसिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक बेसिक्स आपको नहीं पता होंगे आप अच्छी क्वालिटी की या ट्रिकी चीज़ें आप अपने कैमरे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम अगर रूल ऑफ थंब पे चलें तो देयर इज़ अ लिमिट, आप वही काम करेंगे। अगर आपको बेसिक्स आपको पता है और आपको पता है कि
आप अपने लेंस से क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं या आप कौन सी बॉडी से कौन सा काम कर सकते हैं, तो वो आपको आपके एज एन एसेट आपको ऐड ऑन हो जाएगा, जो मेरे नज़दीक जो मैं फील करता हूँ। सही है, ठीक है। एनी लास्ट मैसेज जो आप लोगों को आपके फॉलोअर्स हैं? सर भाई। यार ये मेरे ऊपर ही पहले की बात है। यार मैसेज तो ऐसे मैं मैसेज देने वाला तो ख़ुद को नहीं समझता कि मैं किसी को मैसेज दूँ, बट अगेन जो अपकमिंग है, जिन्होंने बेसिकली फोटोग्राफी में भी स्टार्ट कर रहे हैं, सीखो 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 टिल एंड सीखो। द मोर यू लर्न द बेटर यू गेट। और अपने सीनियर्स की, रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की थी, सीनियर्स की इज़्ज़त करो। चाहे आप उनसे अच्छी भी फोटोग्राफी करने लगो, आप उनसे प्रोफेशनली भी compete करने लगो, लेकिन आप उनकी इज़्ज़त करो। इज़्ज़त आप किसी को दोगे तो आपकी इसमें बेइज्जती नहीं होती, ठीक है। और इसी तरह सीनियर्स जो हैं उनको भी चाहिए, इंक्लूडिंग मी, कि अब जितने भी अपकमिंग हैं उनको अप्रिशिएट करें। उनका काम अगर अच्छा है, प्रोफेशनल जेलसी अलग जगह पर रखकर पर्सनल जेलसी ना हो। और अगेन जो बात मैंने सबसे शुरू में कही थी कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस जो ज़िंदगी भर तक चलता है और कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपका लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो गया, मतलब आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आप वो चीज़ अब नहीं करना चाह रहे हो, उसका आपसे आपका दिल उठ गया प्रॉब्ली उससे, तो दैट्स इट। भाई लास्ट मैसेज। वैसे तो इसरार ने तकरीबन वो तमाम चीज़ें कह दी हैं, तो ही हैज़ वर्चुअली लेफ्ट मी स्पीचलेस। तो मैं फ़िलहाल तो ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। जैसे कि इसरार ने तकरीबन तमाम चीज़ें वही कह दी हैं जो एक रियलिटी है और फैक्ट पे हैं और बेस्ड है। बट मैं सिर्फ एक मैसेज ये दूंगा कि देखिए, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं। दैट इज़ नॉट द एंड। अगर एक दिन आप गिर जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ देंगे। गेट अप, वॉक अगेन and try to run. If you can't run, try to walk again. चलते रहना चाहिए, keep walking. अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं है और आपके दिल में कोई ऐसी लालच या कोई इस तरह की बात नहीं है, और तो आपके लिए काम आज नहीं कल नहीं परसों कहीं ना कहीं आप अपने मकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। मसलन इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपको प्लेट में रख के मिल जाएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। हो सकता है, देखिए फिर नसीब की बात है, हो सकता है कल आपको मिल जाए, हो सकता है आपको 2 साल के बाद मिल जाए, हो सकता है 4 साल के बाद मिल जाए। डिपेंड्स ऑन योर पैशन कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और आप कितना इसके ऊपर जो है अपना वक्त, जान, माल लगा सकते हैं, इस पर डिपेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई।